ये वन इलेक्शन वन नेशन की तो बात कर रहे, ये वन एजुकेशन और वन नेशन की भी बात करे। इसका मतलब है देश में आपका बच्चा, मेरा बच्चा, अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, डीएम का बच्चा, सीएम का बच्चा, सारे बच्चे एक जगह पढ़ेंगे। और मैं इन गरीबों से पूछ रहा जो हिंदू मुस्लिम में उलझ रहे, अरे आपका बच्चा जब अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा, अच्छा वकील नहीं बन पाएगा, सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण करने वाले भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम की बात करें, अपनी सारी लड़की मुसलमानों के दे रखी, मुसलमानों के लड़के अपने दे रखे। ऊपर आप देखो, मैं तो नाम गिनवान लगूँ, ये तो धोती खोल के भागने लगेंगे। अंधभक्ति ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। और मैं तो बिल्कुल गंभीर रूप से बताता हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं इस बात को कह रहा कि कभी डॉक्टर कुलदीप मलिक भी भाई सरकार का अंधभक्त था, मैं भी मोदी जी का अंधभक्त था, लेकिन धीरे धीरे मेरी सारी बात समझ आ रही। देश की राजनीति में आज चूंकि शिक्षक, आज जो है टीचर्स डे है और अभी हमने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया। और मैं आपको एक बिल्कुल जो है गंभीर बात बता रहा, मेरे मीडिया में बहुत सारे लोग जानने वाले हैं। और 5 तारीख को मैंने ये चाहा कि हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में कोई ऐसा ग्रुप हो जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बहस करे। लेकिन मैं आपको बता रहा, मीडिया का कोई भी इंसान ना तो अपने टीवी चैनल पे शिक्षा को लेकर डिबेट के लिए तैयार हुआ, ना आप जैसे साथी जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो ना मेरे से बात करने के लिए तैयार हुए। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हम असली मुद्दों की बात नहीं करेंगे, आज मैं विश्वेश्वरैया जी को याद करता हूँ। अगर मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना करी, मैं बताऊँ आपको, शायद लोगों को ये भी नहीं पता होगा, जो मैसूर के राजा थे उस टाइम में, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री विश्वेश्वरैया जी को बनाया। और उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर काम किया जब वे मुख्यमंत्री थे मैसूर राज्य के, वो सबसे ज़्यादा शिक्षा का क्षेत्र था। आप पता करो, उन्होंने इंजीनियरिंग विद्यालय वहाँ पे खुलाए। उनके राज में जब वो मुख्यमंत्री थे तो पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कई गुना जो है मैसूर राज्य में बढ़ी। उन्होंने स्पेशल छात्रवृत्ति बच्चों को दी, भाई कोई बच्चा अगर बाहर विदेश में भी पढ़ना चाह रहा। और आज वही कारण है कि कर्नाटका के अंदर एजुकेशन का, अभी तो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ हमारे क्षेत्र में खुलने लगे, लेकिन हमारे क्षेत्र के भी सारे बच्चे उधर से पढ़ कर आते थे। तो मैं आपको ये बात कहना चाह रहा कि अंधभक्ति से बात नहीं बनेगी। ठीक है, आप अंधभक्त हो कोई बात नहीं, लेकिन अंधभक्ति से बात नहीं बनेगी। आपको कहीं ना कहीं, मैं शैक्षणिक संस्थान में करा, आपको राजनीति के अंदर आपको शिक्षा की बात करनी पड़ेगी। आज देश की शिक्षा व्यवस्था इतने बुरे हाल में है, इतने बुरे हाल में है कि शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। कि सर हमारे देश के जो शिक्षण संस्थान है वो तो राजनीतिक अड्डे बने हुए हैं। नहीं भाई, ये अड्डे तो नेताओं ने बना रखे, ये अड्डे नेताओं ने बना रखे। और जहाँ तक मैं शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा, शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है वो है शिक्षक। आज शिक्षक का इतना बुरा हाल है। मैं खुद शिक्षक हूँ, प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, मेरी वाइफ डॉक्टर प्रियंका मलिक अमेठी विश्वविद्यालय में काम कर रही। तो मुझे पता आज प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों का कितना बुरा हाल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इस देश में जो शिक्षक है प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, उसकी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी, इतनी खराब हो चुकी। आप देखो, अगर आप देहात क्षेत्र से आते हो, वहाँ पे जितने भी प्राइवेट शिक्षक काम कर रहे, मुझे लगता था भाई उनकी सैलरी अच्छी होगी, लेकिन 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में काम कर रहे। आप एक मजदूर की बात करो, इस देश के अंदर मजदूर सुबह, लोग कहते हैं कि निजी क्षेत्र में अच्छी सैलरी मिलती है। नहीं, अरे मैं वही तो बता रहा भाई, निजी क्षेत्र में आप ये बड़े बड़े कॉलेज देखो जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई अमेठी में अच्छी सैलरी मिल रही। मुझे भी ऐसा लगा था कि भाई घोड़ा जो है घास खा रहा, सब हरा ही हरा, मुझे भी नजर आता था। लेकिन मैंने एमएलसी शिक्षक वर्ग का डॉक्टर कुलदीप मलिक ने पिछले 3 साल पहले चुनाव लड़ा, मैं 9 जिलों में घूमा, भाई मेरी तो आंखें तब खुली। ये हो क्या रहा? शिक्षा पर लोग बात नहीं करते क्या? क्यों? आप नहीं उनमें से हो भाई? आप कहाँ बनते हैं राजनीति में? नहीं, राजनीति में, हाँ, ये आपने बहुत ही गंभीर क्वेश्चन उठाया। अगर मैं राजनीति की पहले की बात करूं, जो राजनीति में मुद्दे लेकर आते थे वे लोग मुद्दे लेकर आते थे, लोगों के मुद्दे होते थे। लेकिन अब उल्टी गंगा पहाड़ू बह रही। अब हो क्या रहा, ये राजनेता डिसाइड कर रहे जो मुद्दे राजनीति में आने चाहिए, वो मुद्दे ये लेकर आ रहे और जनता उन्हीं का गुणगान करने लगे। आप देखो, रोजगार की बात होती है ना, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात हो रही है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा भाई, अलग अलग मंचों से राजनीति में असली मुद्दों की तो बात नहीं होती। इस देश में बहुत ही गंभीर बात बता रहा, इस देश में आज सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बच रहा, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन व्यवस्था नहीं बच रही, युवाओं के लिए रोजगार नहीं बच रहा है, किसानों का इतना बुरा हाल, युवाओं का बुरा हाल। हिंदू मजबूत हो रहे हैं सर, बस हिंदू मुस्लिम, और तुम लोग भी इसी के ऊपर जो है बात करना पसंद करो। अब हम बात कर रहे थे शिक्षा व्यवस्था की, आप भी से हिंदू मुस्लिम में ट्विस्ट लेके चले गए। अरे मैं कह रहा, एक आपको उदाहरण दे रहा, अंबेडकर जी ने एक बात कही कि हर माँ को अपने बच्चों को जो है शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिलाना चाहिए। अगर शिक्षा रूपी शेरनी का दूध कोई बच्चा पी गया तो आगे पूरे जीवन वो दाढ़ेगा।
इसके बाद मैं नरसिंह मंडेला का आपको एग्जाम्पल दे रहा, कृपा करके हिंदुस्तान के सारे लोग सुने। डॉक्टर नरसिंह मंडेला जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और जो नोबेल प्राइज विजेता थे, उन्होंने शिक्षा को लेकर एक बात कही कि अगर आपको किसी देश की तरक्की करनी तो देश के लोगों को शिक्षा दे दो, और अगर आपको देश को बर्बाद करना और लोगों को उलझाना तो देश के लोगों के अंदर धर्म की बात करने लगो। आज हिंदुस्तान में वही काम हो रहा। तो धर्म मजबूत ना करे मोदी सरकार। नहीं, अरे मैं कह रहा अगर देश मजबूत हो जाएगा तो ये सब कुछ मजबूत हो जाएगा। और अगर ये धर्म को और पहले है सर, देश बाद में है। अरे राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इस देश में सबसे बड़ी भक्ति देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। इस देश का सबसे बड़ा धर्म देश धर्म, राष्ट्र धर्म। आप क्या बात कर रहे हैं? और ये आपको समझना चाहिए, अगर ये देश बचेगा तभी इस देश का धर्म बचेगा। और मैं तो कह रहा, ये बीजेपी वाले और मोदी जी गंभीरता से सुने लोग, ये हिंदुत्व पे ही काम कर ले। अगर इन्हें हिंदुत्व पे भी काम करना, इन्हें मुस्लिम के लिए भी काम करना, सिख के लिए भी काम करना, ईसाई के लिए भी काम करना, तो मैं तो ये कह रहा कि भाई ये दो काम कर दे इस देश में। और ये आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के लोग भी समझे। एक तो इस देश में देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दे, क्योंकि देश की जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। मोदी जी ने भी 1920 में लाल किले के प्राचीर से ये बात कही थी, और फिर ऐसा लगा कि मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, लेकिन अब मोदी जी बदल गए। इस बार जो मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया, उन्होंने जनसंख्या पर गर्व फील किया कि हमने चाइना को पछाड़ के हम नंबर 1 हो गए। तो ये मोदी जी ने पलटी मारी। तो एक तो मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रहे, दूसरा इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था कर दे। सम शिक्षा व्यवस्था का मतलब है वन नेशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। ये वन इलेक्शन वन नेशन की तो बात कर रहे, ये वन एजुकेशन और वन नेशन की भी बात करे। इसका मतलब है देश में आपका बच्चा, मेरा बच्चा, अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, डीएम का बच्चा, सीएम का बच्चा, सारे बच्चे एक जगह पढ़ेंगे। प्रतिभा के दम पे वे आगे निकलेंगे। अब हो क्या रहा, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा, मैंने अपने बच्चे को बेनिथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया, 4 लाख रुपए फीस दे रहा। अगर कोई गरीब का बच्चा है, क्या उसका बच्चा बेनिथ यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए? ये बात देश के लोगों को समझनी चाहिए। पैसों के दम पे प्रतिभाएं आगे ना बढ़े, जो बच्चे आगे ना बढ़े, जो प्रतिभा है प्रतिभा के दम पे बच्चे आगे बढ़े। आज श्रीमान जी आपको बता दूं, आप भी मोदी मोदी चिल्ला रहे। इस देश में पिछले 10 साल में जो बड़े बड़े संस्थान थे, शैक्षणिक संस्थान, उनकी फीस 4 गुना बढ़ी। मेरे बराबर में शारदा यूनिवर्सिटी है, कल 2 बच्चे पेड़ लगा रहे थे, MBBS कर रहे। मैं उनसे पूछने लगा कि बेटा आपकी कितनी फीस है? एक बच्चा था, एक बच्ची थी। उन्होंने बताया सर जो पूरे कोर्स की फीस 78 लाख रुपए। फिर मेरा थोड़ा दिमाग हुआ, मैं पूछने लगा भाई मैनेजमेंट कोटे पे कितना पैसा? तो आपको बताऊं 1.5 करोड़ रुपया लगता है। तो गरीब डॉक्टर बन पाएगा क्या? तो मैं ये आपसे पूछ रहा भाई, और मैं इन गरीबों से पूछ रहा जो हिंदू मुस्लिम में उलझ रहे। अरे आपका बच्चा जब अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा, अच्छा वकील नहीं बन पाएगा, तो भाई बस शोभा यात्राओं में जाएगा, शोभा यात्राओं में जाएगा, और आपको 5 किलो अनाज मिलेगा, 1 किलो आपका तेल मिलेगा, और आप जय सिया राम, जय हनुमान और अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहेंगे, और आप बर्बाद होते रहेंगे। और अगर आप बर्बाद होते रहे तो ये देश बर्बाद होता रहेगा। और मोदी जी ने तो कह रखा कि हम तो झोला ठा के निकल लेंगे, फिर ये क्या करेंगे? देखिए भाई, मोदी जी ने क्या कहा था। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि वे किसी रेलवे स्टेशन पे जो है चाय बेचते थे, लेकिन उसकी भी R&D होगी सबके सामने है कि जिस टाइम पे मोदी जी की चाय बेचने का समय था, उस टाइम पे वो रेलवे स्टेशन था ही नहीं। तो अब मोदी जी ने क्या कहा या मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैं बिल्कुल गंभीरता से बता दूं। अब देश की जनता उनकी बात पे विश्वास नहीं करती। 2014 में जब मोदी जी आए थे केंद्र में, उससे पहले मोदी जी जो कहते थे, डॉक्टर कुलदीप मलिक भी उनकी बात पे विश्वास करता था। मोदी जी कहते थे, आप भी भक्त थे उनके? मैं बिल्कुल भाई, मैं भी अंधा भक्त था। मोदी जी कहते थे मैं 100 दिन में काला धन वापस ले आऊंगा। मोदी जी कहते थे मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दूंगा। मोदी जी कहते थे मैं गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर दूंगा। मोदी जी कहते हम इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देंगे, सम शिक्षा व्यवस्था देश में ला देंगे। मोदी जी कहते हम किसानों की आमदनी जो है दुगनी कर देंगे। मोदी जी कहते हम इस देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बना देंगे। मोदी जी कहते हैं कि हम रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत कर देंगे। अरे भाई कितनी बात मोदी जी कहते हैं, अगर गिनवाना शुरू कर दूं तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उनकी बात के ऊपर विश्वास करता था, और डॉक्टर कुलदीप मलिक को ऐसा लगता था कि मोदी जी आएंगे, भाजपा की सरकार आएंगी, और केवल ये सरकार का परिवर्तन नहीं होगा, इस देश की व्यवस्था का भी परिवर्तन होगा। लेकिन आप भी गंभीर पत्रकार है, सीरियस मीडिया बंधु है जो इस मुद्दे पर बात कर रहे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? ढाक के वही बात,
तब भी हम हिंदू मुस्लिम में उलझ रहे थे और आज भी हम हिंदू मुस्लिम में उलझ रहे। और बस एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा, जब मोदी जी आए 2014 में, तो मोदी जी ने देश के लोगों से वादा किया था कि हर साल मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा। और अगर मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड देते तो रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो विषय होते, जो मुद्दे होते, वे होते काला धन का, वो होता भ्रष्टाचार का, वो होगा महंगाई का, वो होगा किसानों की आमदनी का, वो होता रोजगार का, वो होगा गंगा की सफाई का, वो होता स्मार्ट सिटी का। लेकिन मोदी जी को पता है कि अगर वे आज रिपोर्ट कार्ड देंगे तो हर विषय पे उनको नल बटे सन्नाटा, 0 नंबर मिलेंगे। राम मंदिर बना रहे हैं सर, सबसे बड़ा भाई बिल्कुल, देखो जो काम करे, राम मंदिर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, धारा 370-35 से हटा दी, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा जो काम मोदी जी ने करे उन काम की प्रशंसा करो। और मैं खास तौर से बताऊं, विपक्ष में हूं, विपक्ष का काम केवल और केवल सरकार की खिंचाई करना नहीं। अगर सरकार कोई अच्छे कदम उठा रही तो आप उनका भी जिक्र करो। मैं कह रहा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा, नितिन गडकरी जी सही काम कर रहे, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उनके काम की तारीफ भी करता है। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक ये भी कहता है कि जितना कर्जा देश में लिया जा रहा, आप देखो सोशल मीडिया के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, ये कर्जा कौन देगा? आज अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो रहा तो 1,20,000 का कर्जा उसके ऊपर है। तो ये मोदी जी और गडकरी जी अपनी जेब से पैसा नहीं निकाल रहे, हमारा ही पैसा, हमारे से ही पैसा लूट रहे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे। पर कोई बात नहीं, तारीफ करो, जितनी तीव्र गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे उसकी आप तारीफ करो, जहां तारीफ करनी चाहिए तारीफ करो, लेकिन इतने अंधभक्त भी तो नहीं बनो। मैं तो कह रहा, लोगों को बता रहा, अगर अमेरिका के अंदर चुनाव में बराक ओबामा जी राष्ट्रपति बने तो वहां पर काले धन का मुद्दा था कि भाई बराक ओबामा ने ये कहा था कि मैं काला धन वापस ले आऊंगा। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के इतिहास में काले राष्ट्रपति बनने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। 15% है काले लोग अमेरिका में, वो राष्ट्रपति बने काले धन के मुद्दे पे। और यहाँ हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया काले धन के मुद्दे पे। अब ओबामा ने 15 दिन के अंदर जितने भी लोग थे, भले ही वो उनकी पार्टी के थे या दूसरी पार्टी के थे, सारा काला धन वापस आ गया। जब अमेरिका में आ गया, हिंदुस्तान में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग मूर्ख हैं, हम धूर्त हैं, हम जागरूक नहीं है, हमें चीज़ों का नहीं पता, हमें ये हिंदू मुस्लिम में उलझा ले। अदरवाइज आज मोदी जी और जितने भी इनके लोग हैं सबसे पूछा, भाई ये काला धन क्यों नहीं आया, महंगाई कम क्यों नहीं हुई, भ्रष्टाचार पर रोक क्यों नहीं लगी? अब ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे, ये परिवारवाद की बात कर रहे, तुष्टिकरण की बात कर रहे। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज़्यादा वंशवादी, एक के नाम गिनवाने लगूँ, भाजपा वाले, सबसे ज़्यादा तुष्टिकरण करने वाले भाजपा वाले। हिंदू मुस्लिम की बात करें, अपनी सारी लड़की मुसलमानों के दे रखी, मुसलमानों के लड़के अपने दे रखे। ऊपर आप देखो, मैं तो नाम गिनवाने लगूँ, ये तो धोती खोल के भागने लगेंगे। लेकिन मैं इन बात को समझ रहा, सारी बात कैमरे पे कहने की नहीं होती। हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझे और बस एक ही निवेदन है आज इंजीनियर्स डे पे कि राजनीति से हिंदू मुस्लिम हटाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सब की बात करो, तभी ये देश विश्वगुरु बनेगा। और जो सपना है मोदी जी का और हमारा भी कि ये देश जो है विकसित देशों की कैटेगरी में आए, तभी ये देश विकसित देश की कैटेगरी में आएगा। अन्यथा अगर आप हिंदू मुस्लिम में उलझे रहेंगे, नेताओं के तो मजे आते रहेंगे, हमारे और आपके मजे आने वाले नहीं है। कि अगर इस देश को बढ़ाना है और ये देश अगर आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं उसमें इंजीनियर्स का, उसमें तकनीक का एक अहम योगदान रहा। और आज का जो इंजीनियर्स डे है वो विश्वेश्वरैया जी की आज जो है जन्म तिथि है, उनकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि एक ऐसे महान इंसान, एक ऐसे इंजीनियर जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग द्वारा जो मानव है उसकी लाइफ को कितना सरल बनाया, कितना सगुण बनाया, और वो किस प्रकार के ह्यूमन बीइंग रहे। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, आज ही मैं एक उनका जो है उनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि एक साधारण सा बच्चा, उस टाइम पे जो है ट्रेनों में लोग सफ़र करते थे, एक बच्चा भी ट्रेन में सफ़र कर रहा था जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी, 20-22 साल के आसपास। अचानक उसने जो है ट्रेन की चैन खींच दी और उस ट्रेन में ज़्यादातर अंग्रेज थे, भारतीय तो बहुत कम थे। और उनमें वो बच्चा जो चैन खींचने वाला था, बिल्कुल सांवले कलर का बच्चा, और जो है गठीला उसका बदन, और बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठा था। जैसे ही उसने चैन खींची तो भाई ट्रेन रुक गई। अब जब ट्रेन रुक गई तो गार्ड आए, लोग आए उनके पास में कि भाई आपने चैन क्यों खींची? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा एहसास हो रहा कि कुछ फरलांग की दूरी पे जाके कहीं ना कहीं जो ट्रेन की पटरी है वो पटरी हट रही, यानी कि पटरी फट रही। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको ऐसा एहसास कैसा हुआ? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे जो ट्रेन की गति थी और ट्रेन की गति से जो आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ से और ट्रेन की गति से ये आभास हो रहा कि कुछ फरलांग की दूरी पे पटरी आपकी फट रही। जब ट्रेन से उतर के
ऐसा देखा गया तो वाकई में ही कुछ दूर जाके ट्रेन की पटरी फटी हुई मिली, नट बोल्ट इधर उधर मिले, और जितने भी अंग्रेज थे वे अंग्रेज देखकर उस बच्चे को अक्षुब्ध रह गए, और वही बच्चा आगे जाके सर विश्वकर्मा के नाम से जो है फेमस हुआ, और आज उसी बच्चे की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में पूरा हिंदुस्तान आज जो है इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट कर रहा।